आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बेहद नज़दीक है, तो आपके फिजिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चनों की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते जाइए जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या बढ़ जाता है। दोस्तों, जो अपचाई ट्रांसफार्मर में होता है इसे सेटअप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो इसमें धारा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्म लोहे का बना ट्रांसफार्मर का कोड निम्न में से किसके ह्रास को कम करता है। दोस्तों, जो नर्म लोहे का बना ट्रांसफार्मर का क्रोड है वो उसके शैथिल ह्रास को कम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद की स्थिति में धारा एवं वोल्टेज के मध्य कालांतर कितना होता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और धारा के मध्य, यानी धारा और वोल्टेज के मध्य जो कालांतर होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है। दोस्तों, जो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी उसकी हाइयर वैल्यू और वी आर एम एस वैल्यू का जो अनुपात होता है कितना होता है। तो दोस्तों, जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी √2 होता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा के लिए किस कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, यदि दिष्ट धारा के लिए किसी कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए उसका जो प्रतिरोध होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र के एसी परिपथ में औसत शक्ति जो होती है वो कितनी व्यय होती है। तो दोस्तों, शुद्ध संधारित्र में एसी परिपथ में जो औसत शक्ति व्यय होती है वो शून्य व्यय होती है, यानी कोई शक्ति व्यय नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि शुद्ध संधारित्र के एसी परिपथ में जो औसत शक्ति व्यय होती है वो बिल्कुल शून्य होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुद्ध प्रेरकी परिपथ में धारा क्या होती है। तो दोस्तों, किसी शुद्ध प्रेरकी परिपथ में जो धारा अपने विद्युत वाहक बल के 90 डिग्री लैग करती है, यानी 90 डिग्री पीछे रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत वाहक बल से 90 अंश पीछे रहती है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों, आपका एग्जाम सिटी एंड एग्जाम डेट आ गई है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए इसमें केवल एक शुद्ध प्रेरकत्व लगा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान धारा के कितने कोण से अग्रगामी होता है। तो दोस्तों, जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 90 डिग्री कोण से अग्रगामी होता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का मान 90 डिग्री कोण से अग्रगामी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दोस्तों, जो एक अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो अतः हम उन्हीं किताब से उन्हीं प्रश्नों का संकलन किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है। तो दोस्तों, जो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, जो एक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है जो हमेशा सीधा एवं आभासी होता है, यानी
सीधा होता और आभासी होता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सीधा और आभासी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने यानी ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे की वस्तुएं एकदम सेम प्रतिबिंब पर दिखाई देती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल दर्पण एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। आपको दोस्तों पिछले क्वेश्चन बताया कि -1 होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो दोस्तों यदि आवर्धन ऋणात्मक यानी -1 होता है तो ये -m हो जाएगा। m होने से क्या होगा, माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है, वो इनवर्स बनेगा यानी 1/m हो जाएगा। 1/m होने से तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है। दोस्तों जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वो अनंत होती है। आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो वो अनंत होती है, तो ये आपको याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। दोस्तों जो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है तो एफ बराबर फोकस दूरी बराबर होता है r/2। r यानी इसकी वक्रता त्रिज्या है और 2 कांस्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि फोकस दूरी बराबर त्रिज्या का आधा होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापा जाता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है वो धारा का मापन किया जाता है। आपको याद रखना है कि धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होता रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लांक स्थिरांक की बीमा है। दोस्तों प्लांक स्थिरांक जो h होता है, h की बीमा क्या होती है। तो दोस्तों आपको इसको एज इट इज याद होना चाहिए कि इसकी बीमा जो होती है ml² t-1 होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य लेमडा तरंग दैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा होगी। तो दोस्तों जो लेमडा तरंग दैर्घ्य वाले जो फोटान की ऊर्जा होगी, वो होगी hc/λ। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगों के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। दोस्तों जो द्रव्य तरंगों के सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो हाइगेंस थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित किरण की आवृत्ति दुगुनी कर दी जाए तो स्तब्ध विभव हो जाएगा। यदि दोस्तों इनके प्रभाव के प्रयोग में आपतित किरण की आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो इसका जो विभव हो जाएगा वो दोगुनी से अधिक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे दो आइंस्टीन थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी आरंभ होता है जब पृष्ठ पर आपतित किरण एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो दोस्तों ये आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि परम परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। तो दोस्तों जो परम ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है पूर्ण चालक की तरह, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी पूर्ण चालक की तरह व्यवहार करता है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तो पदार्थ क्या होता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर जब बढ़ती है तो जो वो पदार्थ होता है वो अर्धचालक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के अतिव्यापन को यानी ओवरलैपिंग चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के अतिव्यापन को क्या किस में होता है यानी क्या कहते हैं, तो वो ये धातुओं में होता है, यानी चालन बैंड और अचालक संयोजी बैंड की जो अतिव्यापन होती है वो धातुओं में होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चालक बैंड अंशतः रिक्त होते हैं।
दोस्तों जो चालक बैंड रिक्त होते हैं वो अर्धचालकों से होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना कि जो चालन बैंड होता है वो क्या होता है, वो अर्धचालकों में रिक्त होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। आपको याद रखना कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। इनमें आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा मिला दी जाए तो इनकी चालकता क्या हो जाती है। दोस्तों यदि किसी अर्धचालक में आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा मिला दे, जैसे अर्धचालक में आर्सेनिक की थोड़ी मात्रा मिला देने पर उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। यानी चालकता पर अर्धचालक की मात्रा का प्रभाव पड़ता है और वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों याद रखना है, पी प्रकार के अर्धचालक पर आवेश वाहक होते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो कोटर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तथा दोस्तों इस तरह का एक और क्वेश्चन होता है, तो अगर आपसे पूछ ले एन प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं, तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना कि एन प्रकार के आवेश वाहकों में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर अगर एन होता तो इलेक्ट्रॉन हो जाता, या यहाँ पे पी है तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कोटर सही हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि उसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धियां जो होती हैं पंच संयोजी हों। यानी किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उनमें मिलाई जाने वाली जो अशुद्धि होगी वो पंच संयोजी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वही क्वेश्चन है, इन प्रकार के अर्धचालकों के में मुख्य धारा होते हैं। दोस्तों एन प्रकार के दो अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी प्रकार यानी पी टाइप के अर्धचालकों में वो बीवर होते हैं यानी होल्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का उपयोग हैंस में करते हैं। डायोड क्या है, तो डायोड का उपयोग जो करते हैं वो दिष्टकारी परिपथ में यानी दिष्टकारी की भांति रिवर्स बायस में इसका यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कि जब पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत किया जाता है, यानी जब पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में किया जाता तो उसकी जो प्राचीर की ऊंचाई यानी उसका डायोड की जो ऊंचाई होती है यानी उसकी ऊंचाई होती है वो घटती है, प्राचीर दीवार की ऊंचाई घटती है। तो आपको याद रखना कि पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत पे जो क्या होता है तो उसकी लंबाई घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो